हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया था। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, यानी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, जिसकी ज़्यादातर चांसेस है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आ सके। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने पढ़ाया था प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, लाल का अपवर्तन ज़्यादा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि यहाँ से मान लीजिए कोई अगर लाइट सोर्स आ रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रकाश का छितर बितर हो जाना, यानी प्रकाश का फैल जाना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब जिस प्रकाश का या फिर जिस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? जैसे धुएं को आप किसी सॉलिड जगह पकड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या होती है, निकलते ही पूरी दिशा में फैल जाती है, तो आप उसको फोकस वे में नहीं देख सकते। तो ऐसे ही लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए वो काफ़ी दूरी तक हमको क्या दिखता है। काफ़ी दूर पे भी रेड कलर रहेगा तो हमको दिखेगा, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है, वो ज़्यादा फैलता नहीं है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य को दिखाते हैं हम लैम्डा से। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए कम फैलता है और काफ़ी दूरी तक हमको दिखता है। तो इसीलिए खतरे के संकेत के लिए हम लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा कम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये जान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है और विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा यंत्र से निकलता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात होती है कि स्थितिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा एक क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। कोई भी ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो चाहे विद्युत ऊर्जा हो, वो क्या होती है? एक प्रकार की अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक जो होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वो है आपका डायनेमो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है? डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, तभी तो हीटर से हमको गर्मी लगती है। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को या फिर प्रकाशीय ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय या फिर रासायनिक को प्रकाशीय या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो तो नहीं बदलता, क्योंकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत हीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर प्रकाश संश्लेषण होता, ऑप्शन में अगर हमारा प्रकाश संश्लेषण होता तो यहाँ पे मोमबत्ती की जगह प्रकाश संश्लेषण आंसर सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होते हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को तथा रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देते हैं।
तो यहाँ पे अगर मोमबत्ती की जगह प्रकाश संश्लेषण रहेगा तो आप बेझिझक उस पर आंसर पर टिक लगाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत मोटर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका कैंडेला। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। इसको दिखाते हैं हम के से। ये किस प्रकार की राशि है? तो कैंडेला जो है, ज्योति तीव्रता जो है वो आपका अदिश राशि है। दिखाते हैं इसको के से, और ये एक प्रकार की अदिश राशि है। और कौन कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं? तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, ये सारी की सारी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी राशियाँ सदिश राशियाँ होती है? तो सदिश राशियाँ भी देख लीजिए। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वेग, बल और संवेग। तो कुछ राशियाँ सदिश होती हैं और कुछ राशियाँ अदिश होती हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इरफान सर की क्लास जा करके देखिए, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। मीटर किसका मात्रक होता है? तो मीटर होता है आपका दूरी का मात्रक। जूल जो होता है, जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल होता है कार्य या फिर ऊर्जा का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का। शक्ति मात्रक नहीं है, शक्ति एक राशि है, उसका मात्रक जो होता है वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई का मापक यंत्र कौन सा होता है? यंत्र आप जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट यंत्र जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऊंचाई का मापक यंत्र पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया है एनीमोमीटर, सेस्मोग्राफ, ओडोमीटर, माइक्रोफोन। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ऑप्शन में आंसर दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल्टीमीटर। 5वां नंबर डाल के लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑल्टीमीटर। तो किसी भी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हम ऑल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल्टीमीटर। बाकी यंत्र को भी देख लेते हैं। एनीमोमीटर किस काम में आता है? तो एनीमोमीटर से हम नापते हैं वायु की गति और किसी भी यंत्र की शक्ति नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं हम? वायु की गति नापते हैं, वायु की गति। सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं भूकंपीय तरंगों की हम तीव्रता नापते हैं, तीव्रता। एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। सिस्मोग्राफ से नापते हैं भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। ओडोमीटर से नापते हैं हम किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? दूरी किसके द्वारा तय की गई? वाहन के द्वारा। और ऊंचाई नापते हैं किससे हम? तो ऑल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी की गति किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एनीमोमीटर। अभी पीछे बताया कि किसी भी यंत्र की क्या कहते हैं, गति या फिर शक्ति नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर क्या होता है? तो दो वस्तुओं के विभव का अंतर, यानी मान लें ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, तो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं? विभवांतर। अब विभव क्या होता है? तो एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक के बीच में जितना कार्य किया गया रहता है उसी को उसका क्या कहते हैं? विभव। और इसी के अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और ये एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और ये एक प्रकार की क्या है? अदिश राशि है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है,
और ये किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। जूल किसका होता है, कार्य का। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और मैंने बहुत ध्यान से समझाया भी था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से फिर से देख लीजिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये पहचानने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है। निकट दृष्टि, इसमें हमारे पास निकट दृष्टि है, चाहिए कौन सी दृष्टि हमको, दूर की दृष्टि चाहिए। तो दूर की दृष्टि देखने के लिए हमको बड़े लेंस का यूज करना पड़ेगा। बड़ा लेंस मतलब है कि 1 2 3 4 4 वर्ड वाला लेंस या फिर 3 वर्ड वाला लेंस। उत्तल लेंस में 3 अक्षर होते हैं, 3 साढ़े 3। अवतल लेंस में 4 शब्द होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। तो जो बड़ा अक्षर वाला शब्द होगा उससे हम दूर की दूरी देख पाएंगे। तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि हमारे पास होती है, चाहिए हमको दूर की दृष्टि। दूर की दृष्टि देखने के लिए हमें बड़ा लेंस चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें चाहिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ से कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहीं अगर बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि हमारे पास है, हमको चाहिए कहाँ की, निकट की दृष्टि चाहिए। और निकट की दृष्टि पास की वस्तु देखने के लिए छोटा लेंस भी चल सकता है। छोटा लेंस मतलब कम शब्दों वाला लेंस। कम शब्दों वाला लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष के लिए हमें कौन सा चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में हमें दोनों प्रकार के लेंस चाहिए होते हैं। हमें पता नहीं होता कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, तो हम जाते हैं मार्केट से दोनों प्रकार के लेंस खरीद लाते हैं। दोनों प्रकार के लेंस मतलब बाईफोकल लेंस। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, वास्तव में ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ से द्विफोकसी लेंस यानी बाईफोकल लेंस। जैसे होता है ना, कभी कभी गाँव में दो जगह से, पहले नहीं होता था, पहले तो बिजली इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो बहुत लोग क्या करते थे, दो जगह से दो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेकर के रखते थे। एक जगह की लाइट जाती थी तो दूसरी जगह से कनेक्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिम्टम, आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए कि जरा दृष्टि दोष है, हमें पता नहीं है कौन सा दोष है, ना निकट का पता है ना दूर का पता है, तो हम दोनों लेंस लाएंगे। द्विफोकसी लेंस, जिसके पास दो फोकस हो। अगर दूर का नहीं दिखेगा तो दूर वाला लगाएंगे और पास का नहीं दिखेगा तो पास वाला ऑन कर लेंगे। तो जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 द्विफोकसी लेंस। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 बैरोमीटर। एनीमोमीटर किस लिए यूज करते हैं, वायु की गति और शक्ति। वायु की गति नापने के लिए बैरोमीटर, वायु की गति नापने के लिए एनीमोमीटर, वायु का दाब नापने के लिए बैरोमीटर। सेस्मोग्राफ यूज करा जाता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापने के लिए। ओडोमीटर जो यूज किया जाता है वो आपका किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको नहीं पता तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वहीं प्रथम नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। प्रथम लॉ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है नियम का, न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी कि संवेग जिस दिशा में होगा उसी दिशा में बल भी होगा, यानी जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु का वेग भी होगा, यानी वस्तु उसी दिशा में जाएगी। यानी बॉल आप सीधे फेंक रहे हैं तो सीधे ही जाएगी, ऐसा नहीं कि मुड़ के पीछे चली जाएगी। तो ये कहता है न्यूटन का दूसरा नियम। प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई पिंड विरामावस्था में है, यानी
अगर कोई बालक सोया हुआ है तो तब तक सोया रहेगा जब तक उसकी मम्मी आकर पंखा ना बंद कर दे। यानी अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया, जब तक उसको थप्पड़ ना जड़ दिया जाए, जब तक उसके आसपास से पंखा ना हटा दिया जाए गर्मी के मौसम में, तब तक वो बालक उठने वाला नहीं है। तो ये कहता है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जिस दिशा में बल लगाया जाएगा उसी दिशा में संवेग भी होगा। यानी जिस दिशा में थप्पड़ मारा जाएगा उसी दिशा में बालक उठ करके बिस्तर पे से भागेगा। तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। तो आप जितनी ज़ोर से थप्पड़ मारेंगे उतनी ही ज़ोर से बालक उठेगा। यानी जितने ज़ोर से क्रिया लगाई जाएगी उतना ज़ोर से क्या दिया जाएगा, प्रतिक्रिया भी दिया जाएगा। तो न्यूटन के तीनों नियम को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, किस कारण से होता है? तो दो बल यहाँ पे दिए गए हैं, अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो बेशक नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो दूध पता नहीं कहाँ ही चला जाएगा, किसी को नहीं पता। तो अपकेंद्र या फिर अभिकेंद्र, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब इन दोनों को समझ लेते हैं ये क्या है। तो अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो होता है वो आता है आपका केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। अपकेंद्र बल जो होता है वो केंद्र से दूर, यानी केंद्र से बाहर की ओर, दूर या बाहर की ओर लगता है। तो याद करिए कि जब दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो जो मथनी होती है उसको किस दिशा में घुमाया जाता है? गोल 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 घुमाया जाता है, जिससे वो सारे क्रीम जो होते हैं वो किनारे किनारे बर्तन पे चिपकते हैं। तो यानी केंद्र से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? तो ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये हमारा सूर्य, और यहाँ पे सारे ग्रह क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हो जाएगा अभिकेंद्र बल का एग्जाम्पल। दूसरा हो जाएगा कि कोई चालक कार को इसी गोल गोल पॉइंट पे क्या करता रहता है? घुमाता रहता है। अचानक से ब्रेक लगने पर चालक जो होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो यानी ये कौन से बल का एग्जाम्पल है? अभिकेंद्र बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सब लोग बचपन में एक एक बार तो सबने प्रैक्टिकल करा होगा, बुलबुले में अपना मुंह देखा होगा। बुलबुले में मुंह कैसा दिखता था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवतल। यानी जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण होगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु अनंत पे है, यदि कोई वस्तु कहाँ है? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे प्रतिबिंब बनेगी तो उस वस्तु का आकार कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। क्योंकि अनंत से आप किसी भी वस्तु को देखेंगे अंतरिक्ष में से तो वो कैसा दिखाई देगा? बिंदु मात्र दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य दर सबसे अधिक होता है? तो जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसी रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। यानी जो बिना विचलित हुए सीधे मार्ग पर जाएगा वही सफलता को पाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन रेट सबसे कम होता है। वहीं बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम होता है, और जबकि प्रकीर्णन दर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, कुछ वैज्ञानिक और उनकी खोज को देख लेते हैं। गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी का, अल्फ्रेड नोबल ने
कुछ वैज्ञानिक और उनकी खोज। गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी, माफ़ करिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है टाइपिस्ट से, गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी का नहीं बल्कि दूरदर्शी का खोज करा था। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी ना होकर के क्या होगा, गैलीलियो का दूरदर्शी। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप की खोज की थी। वहीं सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, चलिए यहाँ पे मिस प्रिंट होने की वजह से आपका दो क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गया। सूक्ष्मदर्शी की खोज की सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने ही करी थी, क्योंकि उन्होंने जब मरी हुई कोशिकाएं देखी तो उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से ही देखी, लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी जो था वो एक मानक सूक्ष्मदर्शी नहीं था, इसीलिए उसको हम उस खोज में नहीं देखते हैं। तो वास्तविक सूक्ष्मदर्शी जो था, मतलब जो यूजेबल था बाकी लोगों के लिए भी, उसकी खोज की थी जॉनसन एंड जॉनसन ने। बेबी जॉनसन से याद कर लीजिए, जॉनसन एंड जॉनसन, एच जॉनसन जेड जॉनसन, यानी जॉनसन एंड जॉनसन ने खोज करी थी सूक्ष्मदर्शी की। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी, तो डायनामाइट की खोज करी थी। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का खोज करा था। रदरफोर्ड ने नाभिकीय संरचना का खोज किया था। आगे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजी। फंक साइंटिस्ट का नाम दिया है, इन्होंने विटामिन का नाम दिया, इन्होंने विटामिन का नाम दिया, खोजा नहीं था, विटामिन का नाम दिया। अब नाम दिया तो खोजा किसने, हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। हॉपकिंस, कुकर का ब्रांड है हॉकिंस, वहीं से याद कर लीजिए। कुकर के अंदर जो भी पकाएंगे उसके अंदर कुछ भी विटामिन नाम का तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए कि हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी और फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम दिया था। कार्ल लैंड स्टीनर, शॉर्टकट में इनका नाम लैंड स्टीनर, इन्होंने खोज की थी रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंड स्टीनर ने। इन्होंने RH फैक्टर का भी पता लगाया था। RH फैक्टर, ब्लड में ही पाया जाता है RH फैक्टर, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की भी खोज की और RH फैक्टर का भी पता लगाया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोज की थी जीवित कोशिका की। थॉमस ने खोजा था, थॉमसन भी होता है थॉमस, तो थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब की खोज की थी और जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की। थॉमस ने बल्ब की, थॉमस एल्वा एडिसन पूरा नाम है, और जे थॉमसन ने खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट एडिशन, थॉमस एल्वा एडिसन जिसका नाम है, उन्होंने खोज करा था बल्ब का। और मार्कोनी साहब ने रेडियो का खोज किया था। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, जिनके मरने के पश्चात इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। क्यूरी रेडियम की खोज की। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, सबको पता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।